अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, उसका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ मैथ की भी वीडियोस इंशाल्लाह मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अपलोड हो चुकी हैं। आप चैनल को विजिट करें अच्छे से, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले मेरे पास ये दो एक्सिस हैं, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस जो नीचे वाला होता है, इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये जो ऊपर वाली साइड पे ऐसे हम कहेंगे ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये दो एक्सिस हैं। हमारे पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज वो वेक्टर ये है, ये वेक्टर फोर्स का भी हो सकता है, ये वेक्टर वेलोसिटी का भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई भी जनरल वेक्टर ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास कोई वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर है ना, हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब है कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कौन से दो कंपोनेंट होंगे? इसके हेड से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ ड्रा करूं, और इसके हेड से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में इस तरफ ड्रा करूं। तो ये दोनों क्या है इसके? ये दोनों इसके बन चुके हैं कंपोनेंट। चूंकि ये मेरे पास वाई एक्सिस वाली लाइन थी, तो वाई एक्सिस की लाइन में जो सा कंपोनेंट बनेगा उससे मैं कह दूंगा ये मेरा वाई कंपोनेंट है, और जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा उससे मैं कहूंगा ये मेरा एक्स कंपोनेंट है। तो मैं मान लेता हूँ कि अभी ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को कोई नाम दे देता है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये वेक्टर ए है मेरे पास, ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये वाला जो हिस्सा था ये किसके अलोंग है? ये वाई एक्सिस के अलोंग है। देखिए वाई एक्सिस भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा? वाई। तो इसे मैं लिखूंगा ए वाई कंपोनेंट, मतलब कि ए का वाई कंपोनेंट। इसी तरीके से मैंने अपने इस वेक्टर ए का एक और कंपोनेंट बनाया था ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसके अलोंग है? नीचे वाले एक्स एक्सिस के अलोंग है। देखिए एक्स एक्सिस की ये डायरेक्शन है, और ये भी उसी के ही अलोंग है। तो लिहाजा इसको मैं कहूंगा ये कि ये मेरा क्या है? ये मेरा एक्स कंपोनेंट है। तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ए एक्स। इस तरीके से मैंने अपने एक वेक्टर को देखिए दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ऊपर हम बनाते हैं ना ये वाला कंपोनेंट, मैं इसी कंपोनेंट को नीचे भी बना सकता हूँ। ठीक है, जितना ये कंपोनेंट ऊपर है इसको यहाँ से उठा के हम नीचे की तरफ भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे की तरफ ले आता हूँ। तो लें जी, मैंने अपने एक्स कंपोनेंट को ऊपर की बजाय नीचे बना दिया। आप जहाँ पे मर्जी आपका दिल करता है बना सकते हैं। जहाँ पे मर्जी बनाने का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ भी इस कंपोनेंट को ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर भी आप इस कंपोनेंट को बना सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है। ज़्यादातर ऐसे किया जाता है कि एक्स कंपोनेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाया जाता है। तो ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट था, तो इसलिए इसके साथ मैं लिख देता हूँ ए एक्स। आप ये काम भी कर सकते हैं कि ये जो वाई कंपोनेंट है आप इसे वाई एक्सिस पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ऐसा रहने क्यों देंगे? इसके पीछे एक लॉजिक है कि अभी आप देख रहे हैं ना एक खास किस्म की शेप बन गई है ट्राइंगल वाली। ठीक है, और ये कौन सी ट्राइंगल है? ये राइट ट्राइंगल है। मैं इसे राइट ट्राइंगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है ना ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उससे हम क्या कहते हैं? ये परपेंडिकुलर वाला एंगल है, या इसे हम नॉर्मल एंगल भी कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों कंपोनेंट्स को भी क्या कहते हैं? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है हमारे पास? उसके ये जो दो नए कंपोनेंट्स बनते हैं ना, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिजोल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कि आप एक वेक्टर को उसके के कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दें या डिवाइड कर दें अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वो जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 के एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करते हैं उससे हम कहते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है,
तो अभी ये जो ए वाई है और ये जो ए एक्स है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैं फिर से बता दूं, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और ये अभी बात की जा रही है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। अच्छा, इनके अंदर मजीद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अब आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली बात कि अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। मतलब कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं ना कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसका मतलब क्या है, आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये ए एक्स और ए वाई इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर ए का जो इफेक्टिव वैल्यू है, देखें ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब इसके बीच में जा रहा है। तो डेफिनेटली इस वेक्टर की कुछ जो क्वांटिटी है, जो कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगी और कुछ वैल्यू उसकी वाई एक्सिस के भी ऊपर होगी। उसी वैल्यू को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है, यानी कि जितना हिस्सा उसकी जो टोटल मिकदार है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फर्ज कर लें ये मेरे पास वेक्टर है ना, ये फोर्स का वेक्टर, मैं कहता हूँ ये 10 न्यूटन की फोर्स है, इस तरीके से। अब ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ना, इस 10 न्यूटन की फोर्स में से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस की तरफ और 5 न्यूटन की फोर्स क्या लग रही है, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, इनको मिला के क्या बन गया, 10 न्यूटन की फोर्स टोटल बन गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक जो वेक्टर होता है ना, उसके जो कंपोनेंट्स होता है, बेसिकली उन कंपोनेंट्स के अंदर उसकी क्वांटिटी मौजूद होती है, कुछ ना कुछ कोई इफेक्टिव वैल्यू मौजूद होती है किसी खास डायरेक्शन में। तो इस कंपोनेंट की या इस वेक्टर की, सॉरी ये जो वेक्टर है ना ए, इस वेक्टर ए की एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी इफेक्टिव वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखता है, उसी वैल्यू को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, उसका कंपोनेंट कह रहे होते हैं। जितनी ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू रखता है उसको हम क्या कहेंगे, उसका वाई कंपोनेंट कहेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी वेक्टर की वो इफेक्टिव वैल्यू जो किसी खास डायरेक्शन में होती है, वो खास डायरेक्शन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वो खास डायरेक्शन वाई एक्सिस भी हो सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। कंपोनेंट का मतलब क्या है, a component of a vector is its effective value in the given direction, कि किसी खास डायरेक्शन में, यानी कि एक्स या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कंपोनेंट कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कंपोनेंट का। तो ये मैंने फर्जी वैल्यूज ली थी समझाने के लिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि splitting up a vector into its rectangular component is called its resolution of force। कि ये जो हमने एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है ना, इस डिवाइड करने वाले अमल को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब इस नाम से आपको समझ आया होगा कि 9th क्लास में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इसको याद रखिएगा, बुक में वैसे ये लिखा तो नहीं है, इसे आप खुद लिख लीजिएगा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, कि किसी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के अमल को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को समझ लिया। अब थोड़ा अपना मैथमेटिकल वर्क कर लेते हैं। इनका जो सेंटर है इसको मैं O कह देता हूँ, इसको मैं P कह देता हूँ और इसको मैं M कह देता हूँ, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिल रहे हैं। ओके, मैं ये नाम बुक वाले ही रख रहा हूँ ताकि जब भी हम कैलकुलेशन करें तो वो बुक के साथ मैच करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। अब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, या आप कह लें जो इसकी डायरेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, वो थीटा से रिप्रेजेंट की जाएगी। बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो एंगल ही तो बताता है, तो एंगल को थीटा के साथ लिखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट काम करते हैं अपना, हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। इसके ऊपर लगाएं आप हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो कि बाकी तमाम वेक्टर्स को जमा करके आता है। लास्ट टाइम हमने ये, आपने 9th क्लास में हेड टू टेल रूल किया भी होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो है ए। ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो बाकी दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ए एक्स है और दूसरा ए वाई है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई के। अब जैसा कि ये वेक्टर्स हैं तो इसके ऊपर आप एरो डालेंगे। बुक वाला एरो तो नहीं यूज करता, वो क्या कर देता है, बोल्ड करके लिख देता है।
आप इसके ऊपर एरो लिखेंगे, आप बोल्ड वाली नोटेशन यूज नहीं करेंगे। तो ये इसके ऊपर हमने हेड टू टेल रूल लगा के इसका रिजल्टेंट लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज आपको बता दूं, बुक में एक वर्ड यूज किया जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है साया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए ना, ये जो मैंने एक्स एक्सिस पर इसका जो एक्स कंपोनेंट बनाया, ये क्या है? इसका इसका ये प्रोजेक्शन है। मतलब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर जितना साया बनेगा, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, यहाँ पे कोई बल्ब अगर आप ऑन करते हैं तो बल्ब की लाइट सीधी जाएगी, तो बिल्कुल इसके हेड के नीचे से इतने इतने हिस्से पे क्या बन जाएगा? इसका शेडो बन जाएगा, और वही इसका क्या है? कंपोनेंट है। तो इसको समटाइम यूं भी कहा जाता है कि ये जो वेक्टर ए है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा? ए एक्स होगा। एक ही बात है। और इस वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा? ए वाई होगा। मैंने आपको बताया कि आप ये जो ए वाई वाला वेक्टर है ना, वाई कंपोनेंट वाला, यहाँ पर भी बना सकते हैं और इसको यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि यहीं पर ही बनाएं। इसके इससे यहाँ पे बनाने से ज़रा कैलकुलेशन में समझाना भी आसान होता है, करना भी आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। लेकिन बुक में उन्होंने इसी को कहाँ पे बनाया हुआ है? इस वाई एक्सिस के ऊपर बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे बनाने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट यहीं पर ही इसको बनाया हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। चले नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमने हेड टू टेल रूल की मदद से निकाल लिया। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक में लिखी हुई है। बेसिकली वेक्टर को डिफाइन करने की एक नई डेफिनेशन बुक में दे दी गई है। बुक में ये लिखा हुआ है, अ वेक्टर मे बी कंसीडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कि किसी भी वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर जो है, जैसे कि ये वेक्टर था ना ए, ये किसके इक्वल है? ये अपने दोनों कंपोनेंट्स के इक्वल है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? हमारे पास ये वेक्टर होता है। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली क्या है? ये वेक्टर ए है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि किसी किसी भी वेक्टर का मतलब ये है कि उस वेक्टर, वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर बेसिकली अपने कंपोनेंट्स का क्या है? रिजल्टेंट है। ठीक है, किसी खास डायरेक्शन में। यही बात बुक में लिखी हुई है, अ वेक्टर में बी कंसीडर एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कि वेक्टर को हम इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है? ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में। कि इस वेक्टर, ये वेक्टर ए क्या है? वेक्टर एक्स, ए एक्स और ए वाई, मतलब अपने दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में? किसी खास डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ना ये रिजल्टेंट, यही वो बात कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर आप इस बात को लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने इसको समझा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझा, इसको हमने इसके एक्स और वाई एक्सिस मतलब इन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी, यहाँ पे हमने इस बात को किया था कि ये हमारे पास होते क्या है बेसिकली, ये जो ए एक्स है इसका मतलब होता है कि इस वेक्टर ए की ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई खास स्पेसिफिक वैल्यू, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी कोई खास स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है उसे हम उसका वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो मतलब ये जो ए वाई और ए एक्स है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। अब वो वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मतलब ये जो वेक्टर ए है, मैं ये कैसे फाइंड कर सकता हूँ इस वेक्टर ए की एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू होगी और वाई एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू होगी? तो ये फाइंड करने का तरीका अब हम सीखेंगे। तो पहले बात करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे मैं कह दूंगा एक्स कंपोनेंट के मतलब कि मैं इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आप लोगों ने ये पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर आपको नहीं भी याद तो अभी याद आ जाएंगी जब मैं लिखूंगा आपके सामने। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोस थीटा इसके इक्वल होता है। तो अभी भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है ना, ये ऊपर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर बेस क्या होगी? बेस नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं वो ए एक्स है। तो मतलब मैं इस बेस की जगह पे क्या लिखूंगा? ए एक्स लिखूंगा डिवाइड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये वाली लाइन होती है। ठीक है, ये क्या है? मेरे पास ए है, तो हाइपोटेनियस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा?
ए लिखूंगा। ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ कि ए एक्स को मैं इक्वल के इस साइड पे लिखने की बजाय उस साइड पे अगर ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ यूँ बनेगा कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, कि मतलब कि अगर आपने इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, तो आप उस वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ये ए का मतलब क्या है कि आपने उस वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, तो आप उस वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये मैंने उसका एक्स कंपोनेंट निकाला है। इसी तरीके से अब मैं उसका वाई कंपोनेंट निकालूंगा, तो ये मैंने हेडिंग दे दी वाई कंपोनेंट की। तो वाई कंपोनेंट के लिए भी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा और वो मैं यूज करूंगा ये वाली साइन थीटा वाली। साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इनकी भी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी ऊपर 90 डिग्री पे जा रही होती है और यहाँ पे वो क्या है, ए वाई है। तो इसलिए मैं परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखूंगा, ए वाई लिखूंगा। डिवाइड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास ये वाली लाइन है, इससे हमने ए कहा हुआ है तो इसकी जगह पर ए आ जाएगा। ए यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई आ जाएगा। इसको भी अरेंज कर लेते हैं कि ए वाई को इस साइड की बजाय मैं दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए वाई इज इक्वल ए साइन थीटा। नहीं जी, इस तरीके से मेरे पास इसका जो वाई कंपोनेंट है वो भी आ चुका है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, सारे टॉपिक को, इसके कॉन्सेप्ट्स को, ये जो बातें लिखी गई हैं इन सबको अच्छे से देखिएगा। टॉपिक छोटा है, सिंपल है, लेकिन इसको अच्छे से समझे क्योंकि आने वाले बहुत से टॉपिक्स में यही सारी बातें यूज होंगी, तो वहां पे फिर ये बातें हम जल्दी जल्दी से यूज करेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट में लाजमी बताएं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।